प्रिय दोस्तों, सभी का नमस्कार। पूरी योजना के सीईओ एलेक्सी ओग्नेव यहाँ है। आज ब्लॉकचेन लैब के प्रमुख और युवा के सीईओ वरिस पवार हमारे साथ है और हम युवा के बारे में बात करेंगे। अल्फा टेस्टिंग के शुरुआत से ये कैसे विकसित हो रहा है, क्या प्रगति हुई है, आने वाले साल के लिए क्या प्लान्स है और ये सब डिजिटल इकोसिस्टम को कैसे प्रभावित करता है। तो नमस्ते वरिस, गुड इवनिंग। हम आपको यहाँ नवसवृक्ष में मिलकर खुश है और इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करते हैं। आइए अल्फा टेस्टिंग से शुरू करें। इसे 8 सितंबर को लॉन्च किया गया था। अभी दिसंबर का मध्य है और काफी समय हो गया है। इस टेस्टिंग में काफी संख्या में यूजर ने हिस्सा लिया। जहाँ तक मैं समझता हूँ, समुदाय सोशल नेटवर्क में लगभग 1,40,000 लोगों तक पहुँचता है। आइए इस बारे में बात करने का प्रयास करें कि अल्फा टेस्टिंग ने परियोजना को कैसे बढ़ावा दिया। इसने हमें कुछ तकनीकी पहलुओं और मुद्दों को खोजने की अनुमति कैसे दी। सामान्य तौर पर युवा प्रोजेक्ट में अल्फा टेस्टिंग क्या है? अल्फा टेस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनिवार्य रूप से कई उद्देश्यों को पूरा करते हैं। पहला लक्ष्य उत्पाद की बारे में उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करना और उसमें सुधार करना है। अल्फा परीक्षण शुरू करने के बाद से हमारा बहुत सुधार किया है। उदाहरण के लिए, शुरुआत में हमने पहले कार्यों में क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन को संभालने के लिए 2 वॉलेट का उपयोग किया। यानी हमें 2-3 वॉलेट लगाने पड़े और हमने जल्दी ही महसूस किया कि ये उपयोगकर्ताओं के अनुकूल नहीं है और ये मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए एक बुरा सपना था। भले ही हमने अच्छे से निर्देश लिखे थे, हम समझ गए थे कि ये रियलिस्टिक नहीं था और ये आम उपयोगकर्ताओं के लिए इनकन्वीनियंट था और वास्तव में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने की परिवर्तन करना आवश्यक समझा और निम्नलिखित कार्यों को समायोजित किया गया है। हमने कार्य क्षमता को बदल दिया और हमारे पास मौजूद सभी मामलों, सभी कार्यों को बदल दिया गया ताकि उपयोगकर्ता उन्हें एक वॉलेट से पूरा कर सकें। इसके अलावा हमने ब्लॉकचेन ऑपरेशन की बारीकियों की बारे में भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि रिलायर्स का नेटवर्क जो अल्फा में उपयोग किया जाता है हमारे द्वारा जोड़े गए सभी ब्लॉकचेन से जुड़ा होता है। हमारे पास ज्यादा के साथ काम भी रियलिस्टिक अनुभव है कि इन नोड्स के साथ क्या समस्याएं हैं, क्योंकि वास्तव में स्वयं रिलायर्स के अलावा यदि इन ब्लॉकचेन की नोड्स जिन्हें हम स्वयं स्थापित करते हैं और क्रमशः उनसे कनेक्ट करने के लिए उपयोग करते हैं और जब वो असफल होते हैं तो कुछ गंतव्य विफल होते हैं। उदाहरण के लिए, पॉलीगॉन नोड नीचे है, टूटा हुआ, अब ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इथेरियम टू पॉलीगॉन कार्य विफल हो जाता है और ऐसे बहुत सारे होते हैं। और ये फाइन ट्यून सभी नोड्स की निगरानी आदि के लिए एक अलग बड़ी प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में, हमने वो स्थापित किया है जिसे डेवलपर्स के रूप में जाना जाता है। ऐसे विशेष लोग हैं जो सभी प्रकार की सूचना सेवाओं की निगरानी करते हैं, उन्हें स्थापित करते हैं, उन्हें संचालित करते हैं इत्यादि। यही वो प्रक्रिया थी जिसे हमें स्थापित करना था और हमने इसे सफलतापूर्वक किया। और अब हम मेन नेट संस्करण को रोल आउट करने के लिए तैयार कर रहे हैं और हम इसे जल्द ही करना शुरू करेंगे। युवा रिलायर नेटवर्क नोट होल्डर्स पर बहुत अधिक नहीं डालना आवश्यक है, इसलिए उन्हें इन सभी ब्लॉकचेन पर अपने स्वयं के ब्लॉकचेन नोड्स लॉन्च करने की आवश्यकता नहीं है। इथेरियम, बाइनेंस स्मार्ट चेन, पॉलीगॉन और इस तरह बहुत सारे नोड्स को अनिवार्य रूप से एक बहुत मजबूत सर्वर और पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है, सही समय पर अपडेट करना इत्यादि। ध्यान दें कि वो कैसे प्रकार का केंद्रीकरण नहीं है, कोई भी किसी भी नोड से जुड़ सकते हैं। हम केवल उन लोगों के लिए जीवन को आसान बनाना चाहते हैं जो रिलायंस के इस नेटवर्क की सेवा उपयोग करते हैं। उन्हें अपने स्वयं के नोड्स प्रदान करने के लिए अतिरिक्त प्रदान करेंगे। खैर, मेन नेट और टेस्ट नेट दोनों के लिए प्रत्येक ब्लॉकचेन के लिए कम से कम 2 या 3 नोड्स रखे जाएंगे। ये काफी बड़ा बाजार है और इसके लिए सर्वरों का काफी बड़ा चिड़ियाघर पहले से उपयोग किया जा रहा है। और इसके अलावा, ठीक है, मैं सभी प्रकार की छोटी दर्शीय भागों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जिन्हें ठीक किया जा रहा है, लगातार मुकाबला कर रहे हैं, इंटरफेस में सुधार
कर रहे हैं। स्टेपर जैसे तब भी होते हैं जहां कुछ क्रियाएं स्वचालित रूप से की जाती है और उपयोगकर्ता चरण दर चरण प्रोसेस देख सकते हैं। हम इसमें सुधार कर रहे हैं यही है विवरण जोड़ना और यांत्रिकी में सुधार करना जो वॉलेट के साथ बातचीत करते हैं। हमारे पास एक सप्ताह की छोटे स्प्रिंट है और हर हफ्ते हम कई नई वाक्य ठीक करते हैं जो हमारे परीक्षक हमें भेजते हैं। वो उन्हें स्वयं ढूंढते हैं। हमारे पास इन हाउस परीक्षक भी है जो विकसित होने वाले हर चीज का परीक्षण करते हैं। और इसके अलावा ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि परीक्षण भी शुरू से ही एक मार्केटिंग टूल है, क्योंकि हमने एक रेफरल प्रोग्राम जोड़ा है। ये परियोजना को लोकप्रिय बनाने का एक तरीका है, क्योंकि अगर कई है, उदाहरण के लिए एक इन्फ्लुएंसर, ये कई व्यक्ति जिसके पास यूट्यूब और टेलीग्राम पर कुछ लाख ग्राहक है, तो वो हमारे परीक्षण के बारे में लिख सकता है, इसके बारे में बात कर सकता है कि एयरड्रॉप क्या है, NFT टोकन क्या है, और जिन उपयोगकर्ताओं ने प्रभावित करने वाले की सदस्यता ली है वो इसके बारे में जानेंगे और अपने रेफरल लिंक का उपयोग करेंगे और कार्यों को पूरा करना शुरू कर देंगे। और इन्फ्लुएंसर को उनके पूर्ण किए गए कार्यों से एक छोटा सा परसेंटेज मिलेगा। 3 स्तरों वाला जैसे कि 5, 3 और 2 रेफरल कार्यक्रम है, ये अच्छी तरह काम करता है। इसलिए हमने मार्केटिंग में बड़ी राशि का निवेश के बिना अपना उपयोगकर्ता आधार बनाया है, क्योंकि ये स्वयं फैलाता है, क्योंकि लोग पैसा कमाना चाहता है, लोग सस्ता पसंद करते हैं। क्रिप्टो करेंसी के लिए ये बहुत आम है। टोकन या सिक्कों का मुफ्त उपहार इथेरियम एक बार मुफ्त में दिया गया था। बिटकॉइन टॉक नामक एक मंच है और सस्ता भी है। जब 2017 में इथेरियम लॉन्च किया गया था तो आप वहां कुछ इथर मुफ्त में प्राप्त कर सकते थे, और आज प्रत्येक इथर की कीमत इस समय $4,300 या उससे भी अधिक है। ये बहुत आम है और सूचना वितरण के लिए यांत्रिकी की पहले से ही बोट में निर्मित है। इसके अलावा एक अवधारणा और समझ है कि एक घटना है जिसे सामाजिक खनन कहा जाता है। कई परियोजना ने इसे सक्रिय रूप से लागू किया है और इसका इस्तेमाल किया है। इसका क्या मतलब है? यही है जब परियोजनाओं में एक समुदाय होते हैं जो कुछ कार्यों को करने के लिए प्रेरित होते हैं और एक समान इनाम प्राप्त करते हैं। इस परियोजना और भागीदार परियोजनाओं से पुरस्कार क्रमशः हमारे इस बोर्ड को बनाया है जो मूल रूप से सामाजिक खनन है। ये बोर्ड उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत के लिए एक उपकरण है, क्योंकि हम अपने दर्शकों को विभाजित कर सकते हैं, हम चुनाव कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हमारे उपयोगकर्ता कौन है, कुछ मान्यताओं के आधार पर उन्हें संदेश भेज सकते हैं। वर्तमान में हम अपने बोर्ड के आधार पर एक व्हाइट लेवल बोर्ड बना रहे हैं। दूसरे शब्द में ये वही कार्य क्षमता है जो हमें अन्य साझेदार परियोजनाओं को प्रदान की जा सकता है, लेकिन वो इस पर अपना लोगो लगाते हैं और ये एक और बोर्ड है लेकिन समान कार्य क्षमता के साथ। इस मामले में उपयोगकर्ता डेटाबेस को मार्च कर दिया जाता है और हमारे डेटाबेस का विस्तार किया जाता है। इसके अलावा अन्य यांत्रिकी की है। अब हम मुख्य रूप से NFT और GameFi परियोजनाओं के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। परियोजनाओं का एक पूल बनाने के लिए जो हमें वितरण के लिए युवा का NFT संग्रह बनाने की अनुमति देगा, जहां विकसित NFT होंगे जो पहले से ही मौजूदा परियोजनाओं में उपयोग किए जा रहा है। उनके लिए सहवत यांत्रिकी की केवल वो नौकरियां हो सकते हैं जिन्हें युवा बोर्ड में अतिरिक्त रूप से पोस्ट किया जाएगा। ऐसे ही नौकरियां जिन्हें अतिरिक्त पुरस्कार के लिए भी पुष्टि की जा सकती है। विचार ये है कि ये हर समय किया जाना चाहिए। हम जारी रखने की योजना बना रहे हैं। एक सफल परियोजना है, उदाहरण के लिए डियो मेकर, जो इसी तरह की विचार से शुरू हुआ और फिर लॉन्च पैड में बदल गया, जो शुरुआती चरणों में परियोजनाओं की पूर्व बिक्री करता है और लोगों को $100 मूल्यों के टोकन खरीदने और वहां 5 गुना बनाने की अनुमति देता है। लेकिन उन्होंने उन परियोजनाओं के साथ शुरुआत की है जो उनके पास आते हैं, वो उन्हें देते हैं। मान लीजिए पूरे समुदाय के लिए $10,000 मूल्यों के टोकन और उन्हें एक कार्य देते हैं। आपको कई कार्य करने होते हैं। उनके पास एक पोर्टल है जहां वो उनके प्रदर्शन कर सकते हैं। संक्षेप में ये भूमिका हमारे टेलीग्राम बोर्ड द्वारा की जाती है। ये हमारे उपकरण है नई परियोजनाओं के साथ भागीदारी करने के लिए। अब हम फंड रेज करने के अलावा भविष्य
भविष्य विकास पर बहुत सारे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन भविष्य विकास अन्य परियोजनाओं के साथ साझेदारी स्थापित करने के बारे में है। 1,50,000 उपयोगकर्ताओं की दर्शकों वाले प्रोजेक्ट स्वेच्छा से हमारे साथ समान रूप से संवाद कर रहे हैं और साझेदारी और सहयोग के लिए तैयार है। उदाहरण के लिए वो उनके साथ सह विपणन के बदले हमारे लिए अपना NFT संग्रह करने के लिए तैयार है। उनके दर्शक हमारे बारे में जानेंगे और हमारे दर्शक उनके बारे में जानेंगे, और जिन परियोजनाओं में उदाहरण के लिए 3 या 4 गुना छोटा समुदाय है, वो हमारे शर्तों पर हमारे साथ सहयोग करने को तैयार है। मैं उन नामों का उल्लेख नहीं करूंगा जो स्पॉइल कर सकता है, लेकिन NFT और गेमफाई परियोजनाओं के साथ हमारे पहले ही बहुत सारे दिलचस्प बैठकें हो चुके हैं और इन साझेदारियों के रूपरेखा पहले ही बन चुके हैं। मैं अभी तक कई स्पॉइलर नहीं दूंगा। देखिए, आइए कोशिश करते हैं और इसे सरल रखते हैं। मान लीजिए युवा प्रोजेक्ट के CEO के रूप में आप लॉन्च की 4 महीने या उससे भी अधिक समय से अल्फा टेस्टिंग कर रहे हैं। आप कैसे मूल्यांकन करते हैं कि ये सफल हो रहा है या नहीं? मुझे लगता है कि ये अच्छा चल रहा है, अच्छा जा रहा है। हमारे कई ब्लॉकचेन जुड़े हैं और सामान्य तौर पर मेरे दिमाग में जो कार्यक्षमता या अधिकतम कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि हम इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और वैसे मैं इस अवसर पर ये घोषणा करना चाहूंगा कि टीम के भीतर पहले से ही एक निर्णय है कि हम परीक्षण को कम से कम जनवरी तक बढ़ाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग सोलाना को अच्छे से परखें। सोलाना काफी कठिन काम कर रहा है, लेकिन ये पूरा होने की करीब है, और हमने सोचा कि अगर हम दिसंबर के अंत में उसे सोलाना टास्क उपलब्ध कराते हैं तो नई साल की चुनौतियां होंगे। कुछ लोगों की पास क्रिसमस के चुनौतियां होंगे और लोगों के पास इसे परखने के लिए ज्यादा समय नहीं होगा। इसलिए हम निश्चित रूप से जनवरी के लिए परीक्षण का विस्तार करेंगे। इन इंटरफेस का परीक्षण सबसे अधिक संभावना है कि हमारे द्वारा विकसित किए जा रहे रिलायर्स के परीक्षण के लिए आगे बढ़े, अर्थात हमारा ब्लॉकचेन जो कि युवा रिलायर नेटवर्क संरक्षण एक है। हम लोगों को नोड को तैनात करने देंगे। ये अलग अलग दर्शकों के लिए एक ऑफर है, लेकिन योजना लगभग समान है। परीक्षण सफल रहा और जल्द ही हम गैसलेस कार्यों क्षमता जोड़ेंगे। ऐसा तब होता है जब सामान्य कार्यों में अब हमारे नल के उपयोगकर्ताओं को लेन देन करने के लिए थोड़े मात्रा में इथर, VNV और बहुत सारे मिलते हैं। जब वो गैस के लिए भुगतान नहीं करते हैं तो हम कार्यक्षमता को रोल आउट करते हैं। हमने इसके बारे में पहले बताया था। जब भी कोई लेन देन करता है तो उनके पास केवल टोकन होते हैं जो वो भेजते हैं और उन्हें वहाँ इथर, VNB, AVAX आदि के साथ भुगतान नहीं करना पड़ता है। हमारे पहले ही इस कार्यक्षमता को लागू कर दिया है और जल्द ही इसका परीक्षण करने का कार्य होगा और हावी को उससे के अनुसार लॉन्च किया जाएगा। यहाँ हमारे पास बाइनेंस स्मार्ट चेन, इथेरियम, पॉलीगॉन, एवलांच, हावी है और अब अल्फा परीक्षण के हिस्से के रूप में अंतिम सोलाना होगा और तदनुसार इन नेटवर्क पर ये कम से कम इथर पर गैसलेस करता है। ये अल्फा परीक्षण का एक बहुत ही बारीक सारांश है। आप पहले ही विभिन्न परियोजनाओं के साथ साझेदारी के विषय पर बात कर चुके हैं और वास्तव में मुझे पता है कि युवा को कई अनुदान प्राप्त हुए हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। कुछ अनुदान है जो हमें पहले ही मिल चुके हैं, ऐसे आवेदन है जो प्रगति पर है। आइए बात करते हैं कि ये अनुदान क्या है और वो सब हमें किसने दिया और सामान्य रूप से युवा के लिए इसका क्या अर्थ है। खैर, हमारे व्यापार विकास साझेदारी की दिशा में विभिन्न तत्व शामिल है। ये पार्टनर प्रोजेक्ट के साथ काम करता है। उदाहरण के लिए NFT सेगमेंट, गेमफाई और इसी तरह बहुत सारे, और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के साथ काम करना है। हमने सबसे दिलचस्प ब्लॉकचेन की एक सूची बनाई है। बहुत सारे साझेदार पहुंच रहे हैं कि किस ब्लॉकचेन में युवा टोकन का खनन किया जाएगा, जिसमें ब्लॉकचेन खाते होंगे और इसी तरह बहुत सारी चीज। मैं इस बारे में थोड़ी देर बात करूंगा। मुद्दा ये है कि तकनीकी मान्यताओं के अनुसार वास्तव में बहुत सारे उप ब्लॉकचेन है, लेकिन अंत में निर्णय लेने के लिए एक ब्लॉकचेन चुनना बेहतर है जो हमें समर्थन और बढ़ावा देगा, क्योंकि प्रत्येक वो इकोसिस्टम सबसे पहले और लंबे समय में एक समुदाय है। एक ब्लॉकचेन जितना अधिक
अधिक सफल होता है उतना ही अधिक लोग इसके बारे में जानते हैं और तदनुसार ऐसे ब्लॉकचेन है जो हमारे साथ साझेदारी की घोषणा करने के लिए तैयार है, हमारे हैकाथन में भाग लेने के लिए तैयार है, स्पॉन्सर्स, जूरोर्स और इस तरह बहुत सारे, और अनुदान प्रदान करने के लिए भी तैयार है। यहाँ हमने कुछ ब्लॉकचेन की पहचान की जिनके पास अनुदान और हैकाथन के लिए खुले कार्यक्रम थे और उन्हें पत्र भेजे। उनके पास भरने के लिए अपने अपने फॉर्म है और तदनुसार उनमें से कुछ ने हमें उत्तर दिया। फिलहाल हमने एल्गोरेंड हार्मोनी 1 से अनुदान की पुष्टि की है और वर्तमान में हम CoinEx के साथ भव्य विवरण पर चर्चा कर रहे हैं। एक छोटा ब्लॉकचेन। सवाल ये था कि ग्रांट क्या है, ये क्या है, क्या ये एक पैसा है, ये यहाँ क्या है? हाँ, मैं समझता हूँ। हर ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के पीछे एक संस्था होते हैं जिसे फाउंडेशन कहा जाता है। ये आमतौर पर एक गैर लाभकारी डिसेंट्रलाइज संगठन होता है जो कुछ निवेशकों से प्राप्त धन को वितरित करता है और उदाहरण के लिए इस ब्लॉकचेन के विकास के लिए निफ बन जाता है और ये इसे इकोसिस्टम की रणनीतिक विकास के लिए अपने विवेक के अनुसार आवंटित करता है। तदनुसार आमतौर पर वहाँ कुछ बड़े उद्यम पूंजी कोष होते हैं, वो विकास के लिए बीज निवेश वेंचर फंड के लिए ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को पैसा देते हैं और इस पैसे का कुछ हिस्सा इकोसिस्टम के विकास और अनुदान में चला जाता है। अनुदान क्या है? इस ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के अंदर किसी प्रकार के कार्य क्षमता विकसित करने के लिए अनुदान अनिवार्य रूप से हमारे ओर से एक दायित्व है। और हमारे लिए इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि हमने पहले ही योजना बना ली है कि हम एक ब्लॉकचेन में रुचि रखते हैं कि हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और मान लें कि हम इसे करेंगे और हम इसके लिए भुगतान करेंगे, बस यही बात है। तो एक रोडमैप है, आप जानते हैं, एक गारंटी होती है और कुछ संदर्भ बिंदु होती है कि पहले हम ये करते हैं, फिर हम वो करते हैं, फिर हम वो करेंगे। तो एल्गोरेंड हमें $95,000 देगा। ये भागों में भाग किया गया है, इसलिए जब हम कुछ कार्य क्षमता विकसित करते हैं तो उन्हें दस्तावेज अनुवाद प्रदान करते हैं। हम उन्हें दिखाते हैं कि सब कुछ काम चल रहा है, हमें कार्य को कैसे प्रस्तुत करना है, इसके कुछ परीक्षण है, वो इसके जांच करते हैं, फिर वो पैसे भेजते हैं, फिर अगला चरण, और इस तरह चलते रहते हैं। मूल रूप से इसका मतलब है कि हम ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट करते हैं। जटिलता की संदर्भ में एल्गोरेंड इंटीग्रेशन दूसरे सोलाना के समान ही है। यही है, ये एक EVM कंप्यूटेबल नेटवर्क नहीं है, ये इथेरियम नहीं है और वहाँ सब कुछ अलग है। और तदनुसार ये सबसे अधिक संभावना है कि ये एक बड़ी परियोजना है जिसमें 2-3 महीने लग सकते हैं, शायद उससे भी अधिक, और इसे पूरा करने के बाद हमें वास्तव में ये अनुदान मिलेगा। इसके अलावा अगर हम हार्मोनी 1 के बारे में बात करते हैं, ये एक ब्लॉकचेन है, वास्तव में ईथर का एक उन्नत संस्करण है, लेकिन इसमें पहले से ही सर्डिंग है और कोई अन्य दिलचस्प विशेषताएं भी है। ये तेज है, हर 2 सेकंड में ब्लॉक बनाते जाते हैं और लेन देन बहुत सस्ते होते हैं। इसलिए उन्होंने हमें $50,000 की एक भव्य राशि आवंटित की और इसका एकीकरण बहुत आसान है। हमें मूल रूप से एक और पूल बनाने की जरूरत है। और दिलचस्प बात यह है कि मेननेट में जाने पर हमारे पास 2 और महत्वपूर्ण घटक होते हैं। हमें उस नेटवर्क को चुनने की जरूरत है जहां मुख्य युवा टोकन लॉन्च किया जाएगा, तथाकथित गवर्नेंस टोकन। ये एक DAO कॉन्ट्रैक्ट है जो प्रबंधन अनुवाद होगा, जो थे युवा रिलायंस नेटवर्क टोकन को संग्रहित करेगा। ये नेटवर्क चुनना महत्वपूर्ण है और इसके अलावा एक दूसरे के है, एक हाफ श्रृंखला जैसे कि हम इसे कहते हैं। ये एक ब्लॉकचेन है जो सिंथेटिक एसेट्स के साथ एक लिक्विडिटी हाफ की मेजबानी करेगा। ये वो उत्पाद है जिसे हम मेननेट में दिखाएंगे, वास्तव में हम एक ब्लॉकचेन में करेंगे जो तेज और सुविधाजनक है। विभिन्न ब्लॉकचेन से कुल संपत्ति और इसके मदद से स्तर टोपोलॉजी के अनुसार एक्सचेंज, यानी ये इधर से उधर जाता है, इसे एक तरह से स्विच बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और तदनुसार अब हमारे लिए प्रस्तावित सभी में से सबसे अधिक लाभदायक विकल्प चुनना महत्वपूर्ण है। अब हम अनिवार्य रूप से एक प्रकार का फलन बना रहे हैं। कुछ ब्लॉकचेन से आगे आते हैं और हम पहले से ही देखते हैं
कि क्या हमारे पास 10 थे, अब 3 है और हम सबसे दिलचस्प लोगों के साथ संवाद करना जारी रखते हैं। कुछ को एक कटर में रखा जा सकता है क्योंकि हमें विकास पर लगाई गई कार्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हम एक साथ बहुत सारे कमिटमेंट नहीं कर सकते, हमें अपने दायित्वों को पूरा करना है। ये इसके बारे में दूसरे शब्दों में हम अभी भी नियर ब्लॉकचेन के साथ बातचीत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वार्तालाप सफल हो, लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि ये कैसे निकलता है। कम से कम आप पहले से ही कुछ दिशाएं हैं। CoinEx भी है। हम वास्तव में किसी भी प्रमुख कार्यक्षमता को लागू करने के लिए CoinEx पर विचार नहीं करते हैं। हम बस इसे इंटीग्रेट करने की योजना बना रहे हैं ताकि हम इस दिशा में डेटा भेज सकें इत्यादि। CoinEx वास्तव में एक्सचेंज में से एक है, ठीक है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में से एक। तैयार 2 या 3 की आसपास के हैं। मेरा मतलब है बाइनांस के नीचे और भी बाइनांस के समान अपना पॉकेट ब्लॉकचेन बनाता है। CoinEx स्मार्ट चेन कुछ ऐसा ही है। वास्तव में हमारे लिए वहाँ इंटीग्रेट करना आसान है और ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। दरअसल ये व्यवसाय विकासकर्ता दिशा कैसे हम करते हैं और अनुदान प्रणाली भुगतान करते हैं। किसी भी मामले में अनुदान प्राप्त करना कुछ अतिरिक्त पुष्टि है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि मैंने अभी तक ऐसा नहीं कहा है, लेकिन हम वास्तव में इसका उपयोग करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि जब आप वेंचर कैपिटल फंड्स के साथ संवाद करते हैं और समांतर में हम वेंचर कैपिटल फंड के साथ भी संवाद करते हैं, जब आप उन्हें बताते हैं कि ठीक है हमें इनमें से अनुदान मिलता है, ये वो अक्सर खुदाई करना पसंद नहीं करते हैं, टेक्निकी विवरण में शामिल होते हैं, लेकिन जब वो सुनते हैं कि कोई वाहन सम्मानित है और उदाहरण के लिए एल्गोरिथम ठीक है, ये एक गेंडा है, हाँ ये ब्लॉकचेन ही है जिसमें कई अरबों का पंजीकरण है। हार्मनी 1 भी एक गेंडा है। वास्तव में ये कुछ अज्ञात ब्लॉकचेन नहीं है। यदि वो अरबों डॉलर नहीं तो अपने लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर का राउंड इकट्ठा करते हैं। तदनुसार जब ये लोग आपको अनुदान देते हैं तो इसे अनिवार्य रूप से परियोजनाओं में एक प्रकार की निष्क्रिय निवेश के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि ये पहले चरण की तरह है। हम आपको थोड़ा देते हैं, आप कुछ करते हैं और फिर क्रमशः प्रत्येक ब्लॉकचेन फाउंडेशन के पास पार्टनर फंड होते हैं जो पूरी इकोसिस्टम में निवेश करते हैं। वो देखते हैं और वो देखते हैं कि एक नई परियोजना दिखाई दे रही है और वो संपर्क कर सकते हैं और निवेश की पेशकश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए श्रृंखला भी दौर दूसरे मूल्यांकन से। तो ये हैकाथन के साथ में भी ऐसा ही होता है। आप वहाँ कुछ विकसित कर सकते हैं और किसी को भी इसके बारे में जाने बिना, या आप आकर समुदाय को दिखा सकते हैं और बिना किसी मार्केटिंग लागत के खुद पर ध्यान आकर्षित करवा सकते हैं, अपना विकास दिखा सकते हैं और ये IT स्टार्टअप की दुनिया में कैसे काम करता है। तो ये एक प्रकार की लिप के तरह है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं और निश्चित रूप से हम इसे धन के साथ बातचीत में उपयोग करने की योजना बना रहे हैं और हम पहले से ही इसका इस्तेमाल करते हैं। हमने वास्तव में आज किया है। एकदम बढ़िया, ये सारे जानकारी प्रेरणादायक है। वास्तव में मेरा सुझाव है कि साक्षात्कार सुनते समय सभी को इसका अलग अलग अध्ययन करना चाहिए और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अपने जो भी अपरिचित शब्द सुने, समझ गए कि ये कुछ दिलचस्प है, उन्हें सीखें और उन्हें देखें और अपने कौशल, अपने क्षमताओं में सुधार करें। और इस हमारे साक्षात्कार के लिए अगले महत्वपूर्ण बात शायद अगले साल की योजना है। आपने सम्मेलन में इसे चुना है। मुझे लगता है कि आपको मेननेट के बारे में बात करनी चाहिए। आप अगले वर्ष को उसे प्रभावी व्यापक तरीके से कैसे देखते हैं, शायद क्वार्टर में और कुछ और, कृपया बताइए। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एक अधिकतम कार्यक्रम है, एक न्यूनतम कार्यक्रम है और ऐसा भी है कि जैसा कि ये निकला कार्यक्रम है, बहुत सारे कारक है, सब कुछ बहुत जल्दी बदल जाता है और अगर हम ये समझ लें कि अगर बाजार में भारी बदलाव आता है तो हम अपने रणनीति बदल सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं आज एक बिंदु से देखता हूँ, किसी भी मामले में पहली तिमाही में हम युवा रिलायर नेटवर्क का पेशकश शुरू करते हैं। लोगों को पहले टेस्टनेट में नोट स्थापित करने दें। हम इस टेस्टनेट को कुछ समय के लिए चलाते हैं, देखते हैं कि ये कैसा चल रहा है।
इसे ठीक करें, इसे सुधारें। फिर सबसे अधिक संभावना दिसंबर में और जनवरी में और शायद अधिक में हम उन लोगों के लिए कुछ पूर्व बिक्री रखेंगे जो नोट्स खरीदना चाहते हैं। लोग आपके साथ एक प्रारंभिक चरण में ये बाद में बाजार में खर्च होने की तुलना में सस्ता होगा। इसका मतलब है कि जब हम मेन नेट में लॉन्च करते हैं तो नोट्स को लॉन्च करने के लिए उनके पास पर्याप्त टोकन होते हैं जो वहां के पहली टोकन में से एक होते हैं। फिर तदनुसार हम उस कार्यक्षमता को जारी करने की योजना बनाते हैं जो आप हमारे पास मेन नेट में है, जो कि क्रॉस चेन पूल यूनिसेफ V2 है, जहां विभिन्न ब्लॉकचेन से दो संपत्तियां एक पूल में है और एक दूसरे के खिलाफ आदान प्रदान किया जा सकता है। और हम सिक्योरिटी ऑडिट पास करेंगे और कार्यक्षमता उपलब्ध होगी। हम अन्य परियोजनाओं के लिए इस कार्यक्षमता की पेशकश करने की योजना बना रहे हैं क्योंकि वास्तव में इन पूलों में अच्छी खासी परिकल्पना होनी चाहिए ताकि बहुत अधिक तरलता हो। ये बहुत ही गेमफाई और NFT परियोजनाओं में से जिनका मैंने उल्लेख किया है वास्तव में कृषि परियोजनाओं हैं जो आमतौर पर कुछ एक्सचेंज को तरलता प्रदान करने के लिए किसी प्रकार का टोकन बनाते हैं जिसे वो चुनते हैं और हम वास्तव में उन्हें अपनी पेशकश करेंगे। वो हमारे डेस्क उपयोगकर्ताओं को अपने टोकन के साथ पुरस्कार देंगे और हमारे टोकन की खाते के अलग कार्यक्षमता को लागू करेंगे जिसे हम फिर से पहली या दूसरी तिमाही में लॉन्च करने और प्रदर्शित करने की योजना बना रहे हैं। ये काफी है, मुझे ये कहने में कोई डर नहीं होगा। लिक्विडिटी के लिए एक क्रांतिकारी पूल समाधान, ठीक है, मैंने संक्षेप में इसका उल्लेख किया है कि हम एक हाफ श्रृंखला का उपयोग करते हैं। वैसे ये समझना काफी मुश्किल है लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी सभी ब्रिज के साथ समस्याएं है कि जब एक संपत्ति को एक ब्लॉकचेन से दूसरे में ले जाता है तो एक सिंथेटिक संपत्ति बनाई जाती है, फिर इसे मूल संपत्ति के साथ एक जोड़ा जाना चाहिए ताकि इसे स्विप किया जा सके क्योंकि उपयोगकर्ता मूल संपत्ति चाहता है। और जब हम मानते हैं कि हमारे पास ऐसे दर्जनों संपत्तियां और दर्जनों ब्लॉकचेन है तो हमें बड़ी संख्या में संयोजन मिलते हैं और हम इनमें से कई पूल बनाते हैं जिसमें हमें हर जगह तरलता और वास्तविक तरलता डालने की आवश्यकता होती है। हाँ, कई अलग अलग प्रकार के स्टेबल कॉइन है, बहुत सारे ब्लॉकचेन है और इसके परिणाम स्वरूप अंत में इनमें से प्रत्येक पूल में से बस थोड़ी सी तरलता है। और आप मौजूदा समाधान वो इस तरह काम करते हैं। हम क्या प्रस्ताव देते हैं? हम इस तरलता को एक पूल में एकत्रित करने के प्रस्ताव करते हैं, ठीक है। तकनीकी विवरण में जाने के बिना विभिन्न प्रकार के स्टेबल कॉइन अलग अलग ब्लॉकचेन से आते हैं। वो इस सिद्धांत पर संयुक्त होते हैं कि कुछ मूल्य इस ब्लॉकचेन से, इस ब्लॉकचेन से और इस ब्लॉकचेन से आई है। संयुक्त प्रत्येक ब्लॉकचेन से ये मान एक स्टेबल कॉइन है जो कि अन्य सभी स्टेबल कॉइन द्वारा सुनिश्चित किया जाता है जो मूल ब्लॉकचेन में रखे गए थे। इसलिए हम उन्हें प्रत्येक ब्लॉकचेन से एकत्रित करते हैं और फिर उन्हें एक पूल में स्थापित करते हैं। तो आपको मिलता है जैसे कि मैं खाता हूँ एक स्तर टोपोलॉजी, यहाँ से जो आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, एक जगह जमा हुआ है। और इस तरह जब मेरे पास सिंथेटिक एसेट होते हैं तो मुझे इसे मूल संपत्ति के साथ जोड़ना नहीं पड़ता है, वो सिर्फ एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं। अनिवार्य रूप से आदान प्रदान किया गया है। उपयोगकर्ता प्रत्येक ब्लॉकचेन में मूल संपत्ति डालते हैं। इसलिए किसी ने इथर में USDC को रखा तो किसी ने सोलाना में USDC को रखा, फिर कोई और आता है और सोलाना से USDC के लिए इथर से USDT का आदान प्रदान करना चाहता है। इसलिए उसे बीच में किसी अन्य USDC की जरूरत नहीं है। हम उस हब चैन और कुछ और तकनीकी जानकारियों का उपयोग करके उन्हें सीधे कनेक्ट करते हैं ताकि इस उपयोगकर्ता अनुभव को सरल बनाया जा सके। ये बहुत ही दिलचस्प है। इसलिए अंत में इस समग्र मूल्य, उदाहरण के लिए स्टेबल कॉइन, इसे एक सिंगल एसेट के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो उन लोगों के लिए जो समझते हैं ये एक एल्फी टोकन है, एक समग्र तरलता पूल टोकन जो अनिवार्य रूप से $1 भी है। अगर हम स्टेबल कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं और ये संपत्ति एक मेटा एसेट है, एक मेटा स्थिर मुद्रा जिसे सबसे पहले मुफ्त में स्थानांतरित किया जा सकता है, साथ ही ये सभी ब्लॉक
ब्लॉकचेन के बीच स्थानांतरित होगा और इसे किसी भी प्रतिनिधित्व किए गए ब्लॉकचेन में किसी भी स्थिर मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। ये इतना ही दिलचस्प बात है। इस कार्यक्षमता का ये पायलट लॉन्च हम पहले ही दूसरे तिमाही में लागू करने और पूरे क्रिप्टो समुदाय को प्रदर्शित करने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा ये विधि उन लोगों के लिए बहुत प्रभावी ढंग से कमाई करने की अनुमति देती है जो इस खाते के लिए तरलता आवंटित करते हैं और ये निरंतर लाभ देता है। अर्थात मोटे तौर पर ये तरीका जो हम पेश कर रहे हैं इसका उद्देश्य बड़े तरलता प्रदाताओं के लिए है जो स्टेबल कॉइन में $1 मिलियन लाना चाहते हैं, इसे डालते हैं और अपना स्थिर 20% वार्षिक रिटर्न प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए शुरुआत में यह शायद अधिक होगा और वहाँ अर्थशास्त्र और विभिन्न यांत्रिकी के साथ एक पूरी बड़ी कहानी है और इसे कैसे संतुलित किया जाए। विचार यह है कि हमारे पास इस प्रकार की कार्यक्षमता होगी और हम इसे साझेदार परियोजनाओं के लिए पेश करेंगे। एक और क्षेत्र में ठीक है क्या होगा, एयर ड्रॉप होगा जिसका हमने अपने टोकन का वादा किया था और हम EVA के लिए NFT टोकन की संग्रह पर काम कर रहे हैं जो होगा सबसे अधिक संभावना है। NFT होंगे जो हम खुद बनाएंगे जिनमें से कुछ बस संग्रहणीय हो जैसे टिकट, जबकि अधिकांश टोकन अन्य परियोजनाओं द्वारा जारी किए जाएंगे जो वास्तव में संचालित होते हैं और कुछ मूल्य रखते हैं। और इसके अलावा निश्चित रूप से ये परियोजनाएं कुछ युवा कार्यक्षमता को एकत्रित करेंगे। ये कैसे प्रकार की क्रॉस चेन कॉल होगी, ये तरलता पुल होगा जैसे कि यूनिसेफ जिसका हम अभी अल्फा परीक्षण कर रहे हैं। ये भी स्थिर पुल जिनके बारे में मैंने आपको ऑफर बताया था। ये कुछ और मूल रूप से हमारे पास एक रोड मैप है और थोड़ी देर बाद हम NFT ब्रिज बनाने की योजना बना रहे हैं, यानी ब्लॉकचेन के बीच NFT टोकन के लिए पुलों का निर्माण। और हम गेमफाई और NFT परियोजनाओं के साथ बहुत कुछ संवाद करते हैं। वो तदनुसार हमसे इसके बारे में पूछ रहे हैं और शायद हम इन NFT ब्रिजों को प्राथमिकता देंगे। स्वाभाविक रूप से एक पब बिक्री होगी और हम फार्मिंग शुरू करेंगे। मैं और क्या जोड़ सकता हूँ, बेशक हम व्यवसाय विकास गतिविधि जारी रखेंगे, विभिन्न साझेदार एकीकरण के माध्यम से समुदाय का विस्तार करेंगे। यदि हम लंबे अवधि के बारे में बात करते हैं तो योजनाओं में द्विभागियों का एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क होना चाहिए जिसे अधिकृत रूप से मुद्राकृत किया जा सकता है और उदाहरण के लिए चेनलिंक मॉडल का पालन किया जा सकता है। शुरुआत में हमारा ओरेकल का नेटवर्क एक सेवा प्रदान करेंगे। ये अनिवार्य रूप से क्रॉस चेन कॉल का हस्तांतरण है जिसका भुगतान प्रत्येक कॉल के लिए युवा टोकन के साथ किया जाएगा। फिर हम उस नोट की कार्यक्षमता का विस्तार कर सकते हैं ताकि हम डिलीवरी के लिए चार्ज कर सकें। उदाहरण के लिए प्रॉस्पेक्ट डेटा जो कि चेन लिंक करता है, ये हम याचिक संख्या फीड की आपूर्ति भी कर सकते हैं। NFT और सभी गेम प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन पर निर्मित होते हैं। वो इस तथ्य पर बनाए जाते हैं कि उन्हें स्रोत की आवश्यकता होती है जो कि ब्लॉकचेन के पास नहीं है और इसलिए दूसरी जगह में यूज किया जाता है। जैसे कि चेन लिंक उन्हें प्रति कॉल शुल्क के लिए ये जानकारी प्रदान करते हैं। चेन लिंक पर भी प्रति कॉल $40 का भुगतान करते हैं और एक प्रतिष्ठित कॉल के लिए ये लगभग $2 से $3 है। तदनुसार हमारा काम ओरेकल की इस नेटवर्क का निर्माण करना है। हमारा ये ब्लॉकचेन अनुरोधों की अधिकतम संख्या को संसाधित करना शुरू कर दिया। क्योंकि हम प्रत्येक कॉल से पैसा कमाएंगे इसलिए हम हैकाथन का आयोजन करेंगे। ये कहना भी जरूरी है कि हैकाथन संभवतः पहली 3 महीने में ही होगा। हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है, हमारे इस बारे में कई ब्लॉकचेन पारिस्थितिक तंत्रों के साथ संवाद किया है। हमने हाउवी ओकीस के साथ संवाद किया है। तदनुसार मुझे लगता है कि हम अनुदान प्राप्त करने के बाद भी इसके बारे में बात करेंगे जो है एल्गोरेंट। उसके साथ हम उन्हें हैकाथन में जरूरी में भागीदार के रूप में आमंत्रित करेंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ प्रायोजक बन जाएंगे, हो सकता है कि वो अपना खुद का तारीख रिकॉर्ड बना लेंगे, यानी वो हैकाथन प्रतिभागियों के लिए अपने कार्यों निर्धारित करेंगे। हम युवा पारिस्थितिकी तंत्र के आसपास की बड़ी क्रॉस चेन टीम हैकाथन का आयोजन करेंगे और तदनुसार कुछ परियोजनाएं बनाई जाएगा जो इस हैकाथन में दिखाई देंगे। सबसे अधिक संभावना है कि वही फंड उनमें निवेश करना शुरू कर देंगे और वो हमारे पारिस्थितिकी तंत्रों के आधार पर सक्रिय रूप से विकसित होगी। और इनमें से
किसी भी परियोजनाओं की सफलता का मतलब ये होगा कि हमारे ब्लॉकचेन पर कॉल और अनुरोधों की संख्या भी बढ़ेंगे और इस तरह राजस्व में वृद्धि होगी। बहुत से लोग क्रॉस चेन ब्रिज मतलब लिक्विडिटी ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे हैं और वो कितना टर्नओवर है, कितने अरब वहाँ ट्रांसफर हुए हैं, आपका कमीशन क्या है। ठीक है, 0.1% है, इसलिए आपने कितना पैसा कमाया। हमारे लिए ये केवल लाभ की घातकों में से एक है और जरूरी नहीं है कि सबसे बड़ा हो। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि ये क्रॉस चेन डेटा ट्रांसफर मार्केट ये किसी के द्वारा कवर नहीं किया गया है, इसलिए अभी बाजार पर कोई काम करने वाला समाधान नहीं है और हम चेनलिंक के साथ वाहन पहुंचाने वाले पहले लोगों में से एक हो सकते हैं जो हमारे संचार के बाद इस दिशा में विकसित होने की इच्छा रखता है। वास्तव में हमने कुछ समय पहले चेनलिंक के साथ एक भव्य चर्चा की थी। उनके टीम के साथ हमारे पास लगभग 5 से 7 कॉल थे और फिर कुछ महीने के बाद उन्होंने चेनलिंक क्रॉस चेन इंट्रोपैरेबिलिटी प्रोटोकॉल अनुभव जोड़ा है। खैर, ये सिर्फ इतना ही है कि हमें उस प्रोटोकॉल पर एक फायदा है क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल वास्तव में विकेंद्रीकृत होगा और चेनलिंक के पास प्राधिकरण का एक प्रमाण है जो हमेशा रहेगा। हाँ, मैं समझा। मेरा सुझाव है कि हम यहाँ योजना के साथ समाप्त करें। कुल मिलाकर बहुत सारे योजनाएं हैं और ये एक बहुत ही गहन साक्षात्कार है। वरिस, मैं इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास वास्तव में यहाँ जुड़ने के लिए और कुछ नहीं है। मैं सभी को इस साक्षात्कार को साझा करने और युवा परीक्षण में भाग लेने के लिए डिजो पारिस्थितिकी तंत्र की शेयरों को खरीदने और इन आधुनिक तकनीकों में अपने साक्षरता बढ़ाने और इसके लाभ प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। वरिस, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको अलविदा। क्रिप्टो वर्ल्ड में मिलते हैं।